लास्ट डे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग्स का बहुत कुछ बात किया था, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया। तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अपना एक बॉन्डिंग नेचर रह गया था, वो क्या था अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अब सबको पता होता है ना यार कि एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 3 बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। इस केस में कुछ यूनिकनेस मिलेगा आपको, वो देखते हैं अभी, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम एक दूसरा एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। समझ में आ गया? एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। पहले जो केसेस था उसमें अपने को ये चीज़ मिला था कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा एटम का एक और इलेक्ट्रॉन, इसका एक एटम, इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन, इस दूसरा एटम का एक और इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनता था। क्लियर? लेकिन इस केस में क्या गया, देखा गया कि एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के उस वाले में शेयर हो रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? समझ में आ रहा है यार? अच्छा, तो यहाँ पे देखो, समझने के लिए बोल रहा हूँ। देखो मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये एक दूसरा एटम है, ठीक है। इसके पास क्या मान लेते हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डाउन है यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है। क्लियर? लेकिन इसका 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से क्या किया इसने, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को उसने यूज़ कर लिया, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया, तो ये इसके साथ शेयर कर सकता है ना यार। अगर ऐसा शेयरिंग करेगा तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग्स, 8 इलेक्ट्रॉन इन द सराउंडिंग्स। समझ में आ रहा है? तो 8 इलेक्ट्रॉन इन द सराउंडिंग्स होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए एक एटम एक दूसरा एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी उस जो बॉन्ड बनेगा, उसी बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में अभी। जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड। ये एक डायरेक्शन वाला बॉन्ड होता है, ठीक है, डायरेक्शनल बॉन्ड, ये एक डायरेक्शन वाला बॉन्ड होता है। इसका दिखने में अगर स्ट्रक्चर दिखाओ तो कुछ ऐसा होगा। ऐसा बॉन्ड में एक एरो आना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एरो हो, कभी कभी अपने को एरो भी नहीं मिलता है, लेकिन समझना पड़ेगा कि एरो होगा तो बहुत अच्छा है। तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, तो एरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि थोड़ा एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं कि एग्जांपल्स में मान लो यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? BF3। और एक और एग्जाम मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लो H2O है ना। तो BF3 H2O के अंदर इस एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल भी बॉन्ड लग सकता है, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा चलो फिर बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बी सेंटर में बैठा, बी बिलोंग्स टू विच ग्रुप? बी कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है? ग्रुप 13 में। कैसा होता है? बड़ा आलू गया इन ठेला, बड़ा आलू गया इन ठेला, बड़ा आलू गया इन ठेला। तो ऐसा करके हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रुप तो बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? यहाँ पे 3 दिखा रहा है, तो 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 लिख दो फटाफट, 1 2 3 लिख दिया। फ्लोरीन कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है? फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 17 में। 17 में बिलोंग करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, ठीक है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरा F 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, इससे ले लिया है ना, ये इससे ले लिया है ना, ये इससे ले लिया, तो इसका कंप्लीट हो गया ना 8। इसने 3 शेयर किया, 3 रिटर्न उसको मिलेगा ना, समझ में आया? तो देखा गया है कि बी जो सेंटर वाला है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आया है और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आया है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये बैलेंस हुआ? मतलब इसका ऑक्टेट होना चाहिए ना 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हुआ नहीं ना। कितना हुआ? 6 हुआ, तो नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है? इसमें नहीं हो पाया। अच्छा, अब ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16, तो 16 में है ओ सर्बो तेरे को पटाया, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है यार तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो फटाफट लिखते हैं यार, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है मेरे पास? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका ज़रूरत कितना है? 1 और इलेक्ट्रॉन का, इसने ले लिया इससे। इसका भी एक और ज़रूरत था, इसने भी ले लिया 1 से। इसके पास 6 था और 2 मिल गया, तो इसके पास कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बैलेंस है ना। लेकिन इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अनयूज्ड है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या है? अनयूज्ड है। तो इसको मैं अगर स्ट्रक्चरिकल दिखाऊँ, स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे बी आया सेंटर में, इधर एक F बन गया, इधर एक दूसरा F बन गया, इधर एक तीसरा F बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इधर एक हाइड्रोजन हो गया,
इधर एक लोन पेयर आ गया, इधर एक लोन पेयर आ गया। समझ में आ रहा है यार? ऐसे हो गया। तो इसका 2 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ जो अनयूज्ड होगा तो मैं उनको क्या बोल सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड, तो उनको मैं बोल सकता हूँ कि लोन पेयर्स। इसको भी मैं क्या बोलूँगा? लोन पेयर्स। लोन पेयर का मतलब अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इस बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ज़रूरत है ना और 2 इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो अनयूज्ड है। तो क्या ये वाला ऑक्सीजन इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? तो अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके पास तो है ना 4 इलेक्ट्रॉन जो अनयूज्ड है। अगर ये इसको ये वाला शेयर कर देता है तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरेट होगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से जा रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इस बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूँ? ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आया समझ में? बहुत अच्छा, बोलो क्लियर। अच्छा क्लियर है। तो इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से दिखाओ तो ऐसा होता है H2O बॉन्डेड टू BF3, है ना? H2O बॉन्डेड टू BF3। ये वाला जो बॉन्ड है क्या बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मैंने बोला था एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड, तो यहाँ पे अपने को एक डायरेक्शन भी मिला। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड मैंने बोला था, तो यहाँ पे अपने को डायरेक्शन भी मिल गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड, देखो ऑक्सीजन बी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, सो ऐसा दिखाना जरूरी है। ऑक्सीजन बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन बी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, सो देयरफॉर एक बॉन्ड जनरेट होगा और उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतना सिंपल है, बोलो यार क्लियर? इसमें कोई गलत लग रहा है किसी को डाउट है तो कमेंट में बताओ। अगर डाउट लगता है, डाउट हो रहा है इसमें कुछ, कमेंट में बताओ, फिर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? चलो यार इतना आ गया समझ में। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने को समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। समर अप कर लेता हूँ एक साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड। ऐसा डायरेक्शन वाला अपने को देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज जनरली मोलिकुल टू मोलिकुल बॉन्ड। एक मोलिकुल से दूसरे मोलिकुल में बॉन्ड होने वाले को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा मोलिकुल टू मोलिकुल बॉन्ड हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एटम एक दूसरे एटम को ऐसा कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि H2O में कौन सा एटम है जो बी को एटम BF3 का बी को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, वो दिखाना जरूरी है। तो देयरफॉर इट इज ए ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू बी, दैट इज ए सेंटर टू सेंटर। अब बोलो यार समझ में आया? ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स है। तो इससे अपने को ये चीज़ समझ में आता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए क्या होना जरूरी है? बोलो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होना जरूरी है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज नीडेड। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बिना हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बिना हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? मेरे साथ एक साथ बोलो सब लोग, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बिना हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते। आया समझ में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम क्वालिटी क्या होना चाहिए? लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से अपने को याद आया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड, उसको बोलेंगे एक लोन पेयर। 10 इलेक्ट्रॉन है अनयूज्ड है, जिसको यूज़ नहीं किया कहीं पे, तो उसको बोलेंगे 5 लोन पेयर। आया समझ में? तो अगर मैं बोलता हूँ तुमको 1000 इलेक्ट्रॉन है तो कितना लोन पेयर बना? 500 लोन पेयर बना। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड, देयर इज 1 लोन पेयर। क्लियर? अच्छा, ऑक्सीजन बी को क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर था, इसके पास नहीं था, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत था। इसके पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत था, इसने दिया। क्लियर? अगर इसके पास ज़रूरत नहीं था तो ये नहीं दे पाता ना इसको, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है दूसरा एटम को, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसको लोन पेयर बोलेंगे, और जिसको डोनेट कर रहा है उसके पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन को एक पेयर इलेक्ट्रॉन को लेने का औकात होना चाहिए। बोलो आया समझ में चीज़? चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं वीक बॉन्ड्स में, डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत, ठीक है? अच्छा, वीक बॉन्ड में अपने को आता है वैन डर वाल बॉन्डिंग्स। वैन डर वाल बॉन्डिंग से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। वीक बॉन्ड में अपने को एक और चीज़ देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली तो दो तरीके का होता है। एक होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दूसरा वाला होता है इंट्रा, है ना? इंट्रा। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहीं पे भी मिलेगा, जहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, आपके दिमाग में एक चीज़ लाना चाहिए, फ़ोन करना है। क्या करना है? फ़ोन करना है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिला क्या सोचना है? फ़ोन करना है। फ़ोन का मतलब ये वाला नहीं, फ़ोन का मतलब FON। FON से याद आया, F का मतलब क्या? फ्लोरीन होता है। O का मतलब क्या? ऑक्सीजन होता है। N का मतलब क्या? नाइट्रोजन होता है। क्या ये तीनों इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है? दिस एलिमेंट्स आर हाई
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, मोस्ट सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑक्सीजन एंड थर्ड मोस्ट इज नाइट्रोजन। तो मतलब जब भी हाइड्रोजन F के साथ अटैच्ड होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा तब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होगा तब भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। मतलब हाइड्रोजन अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसी बॉन्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल सकता हूँ यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है अपने को फ़ोन निकाल के फ़ोन करना है, अपने को फ़ोन निकाल के फ़ोन करने का मतलब FON, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन। क्लियर, जहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन होगा समझ लेना कि उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। क्लियर, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्टेट रूल्स के ऊपर, है ना, जिनको पता है बहुत अच्छा, नहीं पता तो देख लो एक बार, रिवाइज हो जाएगा। लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट, लुईस क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है लुईस, उसने इसको निकाला था, तो देयरफॉर उसके नाम के हिसाब से ये रूल का नाम हो गया, इसको बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट से याद आया, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, है ना, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है 8, मतलब इस रूल में जो भी कुछ करेंगे 8 के साथ डील करना है अपने को, है ना, लुईस ऑक्टेट रूल, है ना। लुईस ऑक्टेट रूल में अपने को कुछ एजम्पशंस है, जो एजम्पशंस अपने को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट एजम्पशंस, ओनली हाइड्रोजन will make, only hydrogen will make duplet, हाइड्रोजन बस क्या करेगा, डुप्लेट बनाएगा, डुप्लेट का मतलब 2, ओनली हाइड्रोजन विल मेक डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन क्या करेगा, बस डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे। और कौन सा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, जो हाइड्रोजन के पास का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हाइड्रोजन के सबसे पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है अपने पास, हीलियम होता है, जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन हमेशा कोशिश क्या करेगा, उसके सराउंडिंग्स में 2 इलेक्ट्रॉन रखने का। क्यों रखने का कोशिश करेगा, क्योंकि नोबेल गैस एलिमेंट्स एंड नोबेल गैस एटम्स आर द मोस्ट स्टेबल इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है, नोबेल गैस है। कौन है, नोबेल गैस है। कौन सा आता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनन आता है, नेडन आता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एटम्स। तो ओनली हाइड्रोजन विल मेक डुप्लेट, है ना, हाइड्रोजन बस क्या करेगा, डुप्लेट इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा, एंड अदर विल ट्राई टू मेक ऑक्टेट। क्यों करना रहता है, ओनली हाइड्रोजन विल मेक डुप्लेट इलेक्ट्रॉन, अदर विल ट्राई टू मेक ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन क्या करने का कोशिश करेगा, डुप्लेट बनाने का कोशिश करेगा, और बाकी सब क्या कोशिश करेंगे, ऑक्टेट बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देयरफॉर हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितना भी पीरियोडिक टेबल एलिमेंट है सब कोशिश करता है ऑक्टेट बनाने का। सो देयरफॉर इसको हम लोग क्या नाम दे दिया, लुईस ऑक्टेट। लुईस साइंटिस्ट था, उसने निकाला था, सो देयरफॉर लुईस ऑक्टेट रूल। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। सेकंड एजम्पशन, सराउंडिंग में जो एटम्स होगा, एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक सेंटर वाला होता है, एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक सेंटर वाला होता है, एक दूसरा वाला क्या होता है, सराउंडिंग वाला होता है। तो यहाँ पे सराउंडिंग वाला पहले अपना डिमांड कंप्लीट करेगा, सराउंडिंग वाला पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसके बाद सेंटर को करना है, ठीक है। तो लिख दो फटाफट, सराउंडिंग एटम, ऐसे समझ लेना, ऐसे का मतलब सराउंडिंग एटम विल मेक ऑक्टेट फर्स्ट देन सेंटर। सराउंडिंग एटम पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसके बाद सेंटर को करना है, पहले सराउंडिंग एटम करेगा, इसके बाद सेंटर को करना है, क्लियर। थर्ड पॉइंट, जो भी लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, जो भी लुईस स्ट्रक्चर का जो एजम्पशंस है उनको फॉलो करते हो, अगर वो फॉलो करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, स्टेबल, है ना। जो लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा उनको क्या बोलूँगा मैं, स्टेबल मॉलिक्यूल्स, क्लियर। ये 2 पॉइंट्स अपना याद होना पड़ेगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या होगा, हाइड्रोजन डुप्लेट फॉर्म करेगा, सेकंड वाला क्या था, सराउंडिंग एटम विल मेक द ऑक्टेट फर्स्ट देन सेंटर एटम्स, ठीक है। नोट डाल के लिख दो, जो लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा वो क्या बन जाएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लिख दो, लुईस स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल, लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्टेबल्स होता है, ठीक है। 1-2 एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको इधर लिखने दो, इधर देखो, फिर मैं एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। इधर देखो एग्जांपल चेक करते हैं। सबसे पहले CH4, अरे बोलो CH4 क्लास 10 में याद है, कार्बन क्या होता है, कार्बन
कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसका? 4 होता है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। यहाँ पे जो भी कुछ पंगा है ना मेरा, किसके साथ रिलेट करना पड़ेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है ना। तो 6 की वजह से 2,4 होगा ना कॉन्फ़िगरेशन, क्लास 10 का नॉलेज जो पता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये सेंटर में बैठा कार्बन, कार्बन इज अ सेंटर एटम। सेंटर एटम भी डिसाइड करना पड़ेगा ना, CH4 में सेंटर एटम कौन होगा, इसको डिसाइड करना पड़ेगा। एक मोलिकुल में जिसका क्वांटिटी कम होगा वो सेंटर होगा, ठीक है, और जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा वो सराउंडिंग होगा। तो दोनों में किसका क्वांटिटी कम है? ये 1 है, ये 4 है, कौन कम है? कार्बन कम है, तो कार्बन सेंटर में बैठेगा, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4। कितना इलेक्ट्रॉन आया? 4, है ना। हाइड्रोजन के पास कितना आ गया? कितना हाइड्रोजन है? 4। क्लियर? अच्छा, तो हर एक हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहले फर्स्ट पॉइंट, ओनली हाइड्रोजन विल मेक डुप्लेट एंड इलेक्ट्रॉन, अदर विल ट्राई टू मेक ऑक्टेट, है ना। फर्स्ट वाला क्या करेगा? हाइड्रोजन डुप्लेट बनाने का कोशिश करेगा और बाकी सबको क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सेकंड पॉइंट क्या है? सराउंडिंग एटम विल मेक ऑक्टेट फर्स्ट देन द सेंटर एटम, पहले सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पे सेंटर वाला ये हो गया, सराउंडिंग वाला ये हो गया, है ना। तो सराउंडिंग वाला पहले करेगा, ये पहले कर लिया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन बना लिया, अब उसका डुप्लेट कंप्लीट है। हर हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो कार्बन ने कितना किया? शेयरिंग 4 किया। जब सराउंडिंग का खत्म, फिर कौन करेगा? सेंटर एटम। पहले सराउंडिंग खत्म, सराउंडिंग, फिर कौन करेगा? सेंटर। सेंटर ने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इन रिटर्न उसको लेना भी कितना है? 4 लेना है ना। तो इसके पास कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो पक्का लूज स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ये तो पक्का लूज स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। सो देयरफॉर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टेबल, है ना। लूज स्ट्रक्चर को फॉलो करता है मतलब ये स्टेबल हो गया। समझ में आ रहा है? जो भी लूज स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा वो क्या बन जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। एक और चेक करते हैं, देखो यहाँ पे H2 होगा, है ना। H2 में सेंटर में कौन? जिसका क्वांटिटी कम वो सेंटर में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसका क्वांटिटी कम है? ऑक्सीजन का, सेंटर में बैठेगा। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बताओ बताओ बताओ। ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 होता है। कितना होता है? 8। अगर मैं उसको दिखाऊँ तो क्या होगा? 2,6। क्या हो जाएगा? 2,6। 6 इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिख दो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। कितना होता है बोलो यार? 1, है ना। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको पहले डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि सराउंडिंग में बैठा हुआ है। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ से, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो इसका हो गया डुप्लेट कंप्लीट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट में। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इन रिटर्न को लेगा कितना? और 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यहाँ पे कितना आया टोटल? बताओ, बोलो कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। क्लियर? तो ये लूज स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो अगर ये लूज स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? स्टेबल मोलिकुल, है ना। इसको, ये तो मैंने डॉट स्ट्रक्चर्स करके बताया, है ना। इसका एक और नाम होता है, जैसे हम लोग ने बोला ना लुईस स्ट्रक्चर्स, है ना, लुईस ऑक्टेट रूल बोला, इसको मैं कभी कभी बोलता हूँ डॉट स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अच्छा, ये जो डॉट है ना, ये डॉट या क्रॉस, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो तुमको पता है ना, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 2। अगर मैं इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाऊँ, स्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब हड्डी वाला स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, तो ये ऑक्सीजन बैठा यहाँ पे, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास 2 पेयर्स, 1 2 इट इज़ 1 पेयर, 1 2 दैट इज़ 1 पेयर। तो यहाँ पे उसके पास ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अनयूज्ड है। क्या है ये? अनयूज्ड है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड है। तो उनको मैं क्या बोलता हूँ? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनयूज्ड होगा उनको मैं क्या बोलता हूँ? लोन पेयर। क्या बोलूँगा उसको? लोन पेयर। तो इसके पास क्या होता है? 2 लोन पेयर्स। क्या होता है? 2 लोन पेयर्स। और ये क्या है? बॉन्ड बना रहा है, तो देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड बॉन्ड पेयर्स। तो 2 बॉन्ड पेयर्स, है ना। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉन्ड पेयर है। क्लियर? बोलो, आया समझ में? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H2। इतना सिंपल है, बोलो यार, इतना सिंपल है ना। इससे सिंपल तो अपने को ज़िंदगी में आज तक नहीं मिला, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्लियर? अच्छा सुनो, तो ये अपना तो कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने लूज स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मोलिकुल्स होते हैं जो लूज स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे ऐसा भी मोलिकुल्स है जो लूज स्ट्रक्चर को फॉलो क्या करते हैं? नहीं करते, है ना। तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आराम से बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग को क्या करना है कि जितना भी मैंने तुमको आज बताया उनके रिलेटेड जितना भी मोलिकुल्स तुमको मिला है, जितना भी बुक में मिलेगा, या कोई दूसरा बुक ले लो, NCERT को छोड़ के कोई दूसरा बुक उठा लो, उसी में अगर जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा, है ना, उनको कोशिश करो करने का। अगर कोई डाउट निकलता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताओ, कमेंट में लिखो, मैं उसका आंसर देके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा एडवांस बात करेंगे। उस एडवांस में आप लोग क्या बात करेंगे? बहुत सारा मोलिकुल में लूज स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? फिलहाल के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।